हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार। ये आपके हैंडआउट का सॉल्यूशन वीडियो क्लास है। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जिसमें हम एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको हर क्लास की तरह इंडेक्स बता देते हैं कि इस पूरी की पूरी क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सॉल्विंग टाइम, लर्निंग टाइम, ये सब कुछ आपको हमने मेंशन कर दिया है। आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द टाइप ऑफ बॉन्ड represent by the dotted line dash in a schematic पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज। कह रहा है यह योजनाबद्ध बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में बिंदीदार रेखा क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ आप देखोगे तो ये जो डॉट डॉट लाइन है, हमसे यही पूछा है कि ये जो डॉट डॉट लाइन है, इस डॉट डॉट लाइन से हमें क्या प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डॉट डॉट लाइन है गाइस, ये आखिर अगर देखा जाए तो ये हमारा एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज को रिप्रेजेंट करता है। 4 ऑप्शन थे इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। ये डॉट लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज 5 प्राइम, ATG dash 3 prime, the sequence of bases in its RNA transcript would be। कह रहा है यदि हमारे पास प्रतिलेखन इकाई में कोडिंग स्ट्रैंड के नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम दिया हुआ है जो कि ATG है, तो आरएनए प्रतिलेख में क्षारकों का क्या अनुक्रम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस दे रखा है 5 प्राइम से ATG 3 प्राइम। कह रहे हैं हमें प्रतिलेख में क्षारकों का अनुक्रम बनाना है आरएनए के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर 5 प्राइम, AUG 3 प्राइम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि एडिनिन यहाँ पर एडिनिन के थाइमिन के साथ रिप्लेस्ड होता है, लेकिन क्योंकि यह कोडिंग स्ट्रैंड कह रहा है, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं है, तो यहाँ पर हम सिर्फ थाइमिन को यूरेसिल से चेंज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच वॉज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस। कह रहा है 24 मानव गुणसूत्र में से सबसे लास्ट में कौन से गुणसूत्र को हमने सीक्वेंस किया था। 4 ऑप्शन है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर X या क्रोमोसोम नंबर 21। तो सबसे लास्ट में जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखा था, ठीक है, ये सीक्वेंसिंग हमने किसमें की थी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो सबसे लास्ट जो क्रोमोसोम था ना, वो था क्रोमोसोम नंबर 1, जिसे हमने सबसे अंतिम में सीक्वेंस किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल द स्ट्रैंड्स आर। कह रहा है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में डीएनए मॉलिक्यूल के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो किस तरीके के ऑप्शन के लिए सुटेबल है। एक डीएनए अणु की दोहरी कुंडली संरचना में कड़ियां होती हैं, किस तरीके के ऑप्शन के लिए इसमें सुटेबल ऑप्शन है। कह रहा है आइडेंटिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, समान और पूरक, आइडेंटिकल एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, समान और गैर पूरक, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, प्रति समांतर और पूरक, एंटी पैरेलल एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, प्रति समांतर और गैर पूरक। तो हम सभी को पता है जब हम डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाते हैं, तो सपोज हमने यहाँ पर डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स ऐसे ओपन करके बनाए हैं। ठीक है, सपोज हमने डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स यहाँ पर क्या किए हैं, ओपन करके बनाए हैं। ठीक है, अब जब ध्यान दोगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक का डायरेक्शन अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो दूसरे का 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं लेकिन एंटी पैरेलल होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एडिनिन है तो दूसरे में थाइमिन होगा, अगर यहाँ पर थाइमिन है तो दूसरे में एडिनिन होगा, अगर यहाँ पर गुआनिन है तो ये साइटोसिन होगा, अगर साइटोसिन है तो यहाँ पर गुआनिन होगा। इस तरीके से हमारा
प्रति, समांतर और पूरक, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के दोनों। ये दोनों स्ट्रैंड्स अभी मैंने ओपन करके बनाया है, रियलिटी में ये हेलिकल स्ट्रक्चर में होते हैं। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम शोज a fragment of DNA which is going to be transcribed. The upper strand with polarity 3' to 5' is the template strand. कह रहा है निम्नलिखित आरेख जो नीचे दिए गए हैं इसमें डीएनए का खंड है जिसमें ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो 3' से 5' स्ट्रैंड में है। कह रहा है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द एमआरएनए कैन बी रिप्रेजेंट बाय, कह रहा है प्रतिलेखन के बाद एमआरएनए को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये है डीएनए का फर्स्ट स्ट्रैंड और ये है डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। कह रहा है जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है वो हमारा कैसा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। और नीचे वाला हम सभी को पता होगा, एक टेम्पलेट होता है तो दूसरा स्ट्रैंड इज कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। हमें पता है टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही एमआरएनए बनता है, कोडिंग स्ट्रैंड से नहीं बनता। तो आइए हम यहाँ पर इसके ऑप्शंस को चूज करते हैं। सबसे पहले हम टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखते हैं विच इज 3' to 5' ATTGCC, ठीक है। एक है 3' से 5' ATTGCC, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रैंड विच इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहां पर जब हम इसके पूरक आरएनए बनाएंगे तो वो बनेगा 5' डायरेक्शन से 3' डायरेक्शन तक, ठीक है। एडिनिन थाइमिन से जुड़ता है लेकिन एमआरएनए में थाइमिन नहीं यूरेसिल होता है, ठीक है। थाइमिन हमारा एडिनिन से, तो यहाँ पर एडिनिन लिख देंगे। गुआनिन साइटोसिन से, साइटोसिन गुआनिन से। तो इस तरीके से डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमारा जो एमआरएनए बनकर आता है वो 5' से 3' डायरेक्शन में UAACGG 3' बनकर आता है। A short piece of DNA having 20 base pairs was analyzed to find the number of nucleotide bases in each of the polynucleotide strand. Some of the results are shown in the table. How many nucleotides containing adenine were present in strand 2? कह रहे डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, 20 बेस पेयर है उसमें, है ना। यहाँ पर पता लगाया गया कि प्रत्येक बहुन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो कड़ी है, स्ट्रैंड्स है, उसमें नाइट्रोजनस क्षारों की संख्या कितनी है ये बताइए। और यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ परिणाम तालिका में दिए रखे हैं, उस हिसाब से हमें ये सारे के सारे आंसर बताने हैं। ये है हमारा पूरा का चार्ट जिसमें कह रहा है स्ट्रैंड 1 में एडेनिन 4 है, साइटोसिन 4 है, स्ट्रैंड 2 में साइटोसिन 5 है। तो हमें यहाँ पर एडेनिन की मात्रा बतानी है कि कितनी होगी। 4 ऑप्शन है, 2, 4, 5, 7। अगर हम देखें तो सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले स्ट्रैंड में एडेनिन 4 और साइटोसिन भी 4 दिखाया हुआ है, ठीक है। ध्यान देना हमेशा एडेनिन का नंबर जो होगा वो थाइमिन के बराबर है, गुआनिन का नंबर साइटोसिन के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेस पेयरिंग रूल से देखते हैं, क्योंकि ए टी से पेयर करता है तो स्ट्रैंड 1 में एडेनिन की मात्रा थाइमिन की मात्रा के बराबर होगी, और सी पेयर जी से करता है, इस वजह से स्ट्रैंड 1 में 4 साइटोसिन है तो 4 गुआनिन भी होगा। ये एकदम सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर एडेनिन की मात्रा 4 है तो एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, थाइमिन भी 4 होगा। अगर गुआनिन यहाँ पर 4 है तो साइटोसिन भी यहाँ पर 4 होगा। अब दूसरा स्टेप देखो, कह रहे दूसरे स्टेप में स्ट्रैंड 2 में साइटोसिन की मात्रा 5 दिया है। अब क्योंकि स्ट्रैंड 2 में साइटोसिन इज 5 तो गुआनिन अपने आप कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें जो स्ट्रैंड मिला हुआ है वो ये हो जाएगा कि एडेनिन 4, साइटोसिन 4, गुआनिन 5। अब मुझे बताना है कि थाइमिन का नंबर यहाँ पर कैसे होगा। इतने नंबर हमने रिप्रेजेंट किए हैं। हमने टोटल स्ट्रैंड 1 में टोटल 20 न्यूक्लियोटाइड्स पहले ही हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं। अगर हम जितने भी न्यूक्लियोटाइड हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए हुए हैं इनको ऐड करके 20 से माइनस कर दे तो वो हमें थाइमिन का नंबर बताएंगे। तो अगर हम 20 से इन सब की मात्रा माइनस कर दे तो थाइमिन इज 7 जो स्ट्रैंड 1 में आएगा, और ये मात्रा स्ट्रैंड 1 में थाइमिन की मात्रा हमने तब ज्ञात करी है जब हम 20 न्यूक्लियोटाइड से पूरे न्यूक्लियोटाइड नंबर को क्या करेंगे, बेसिस को माइनस करेंगे प्लस करके, तो ठीक है। अगला, अ पर्सन विद ट्राइसोमी ऑफ 21st
क्रोमोसोम शोज, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता वाला व्यक्ति दिखाता है। अगर 21st नंबर पर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है तो कह रहा है कौन सा कैरेक्टर होगा, कह रहा है फरोड टंग, झुर्रीदार जीभ, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, विशिष्ट हथेली रेखा, र्यूमिटेंडरी ओवरीज, अल्प विकसित अंडाशय, या गायनेकोमेस्टिया स्तन वृद्धि। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर पूछ रहा है कि अगर 21वें नंबर की गुणसूत्र की त्रिसूत्रता हो जाती है तो वो क्या कैरेक्टर दिखाते हैं। इन चारों में से हमें देखना है कौन सा सही है। विकल्प हमारे पास इस तरीके के हैं, ए बी सी डी के। ठीक है, हम सभी को पता है अगर 21st नंबर पर ट्राइसोमी हो जाती है तो ये बीमारी कहलाती है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम में हमारा टोटल जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 47 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 21st पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। ठीक है, इस कंडीशन में झुर्रीदार जीभ है ना, और कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीजेस हमें देखने को मिलते हैं। यानी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर पहला और दूसरा स्टेटमेंट है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन इस्चेरिचिया कोलाई द लैक ऑफ पेरॉन गेट स्विच्ड ऑन व्हेन लैक्टोज इज। कह रहा है जब हम लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे तो लैक ओपेरॉन में हमने बैक्टीरिया पर एक ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया था। कौन सी बैक्टीरिया पर? इस्चेरिचिया कोलाई पर। कह रहा है हमें बताइए हमारा लैक ओपेरॉन कब ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब लैक्टोज, चार ऑप्शन में क्या कह रहा है, प्रेजेंट इन द मीडियम एंड इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर, नॉट प्रेजेंट इन द मीडियम एंड द रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर, not present in the medium and RNA polymerase bind to the operator, active lactose present in the medium bind to RNA polymerase। यानी माध्यम में मौजूद होता है और दमनकारी से जुड़ जाता है, माध्यम में मौजूद होता है और दमनकारी ऑपरेटर से जुड़ जाता है, माध्यम में मौजूद नहीं होता और आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर से जुड़ जाता है, माध्यम में मौजूद सक्रिय लैक्टोज आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है। हम सभी को पता है ये जो ऑप्शन है इसमें हमें पता है कि जैसे ही लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होगा और रिप्रेसर से बाइंड होगा, है ना, प्रेरक से रिप्रेसर से बाइंड होगा, तो ये जो लैक ओपेरॉन है हमारा इस केस में ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ए। कह रहा है इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स। कह रहा है प्रतिलेखन इकाई में टर्मिनेटर किस साइड होते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटर की अगर हम बात करें तो ये हमेशा 3 प्राइम वाली साइड पर होते हैं, इसको याद रख लेना। 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट एस्चेरिचिया कोलाई इज ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग 14NH4Cl। यहाँ पर 14N लाइट आइसोटोप है नाइट्रोजन का, फॉलोड बाय ग्रोविंग इट फॉर 6 जनरेशन। इसको हमने 6 जनरेशन तक ग्रो करा है एक मीडियम में जिसमें हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप है विच इज नाइट्रोजन 15। आफ्टर 6 जनरेशन देयर डीएनए वर एक्सट्रैक्टेड। 6 जनरेशन के बाद डीएनए निकाला गया और सीजियम क्लोराइड के साथ इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट देखी गई सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से। अब हमें करेक्ट डेंसिटी बताइए लाइट हाइब्रिड और हैवी तरीके की, और ये किस तरीके के बैंड दिखाएंगे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पे सेंट्रीफ्यूगेशन के अपेक्षा। कह रहा एक प्रयोग है, फिर से समझो। इस्चेरिचिया कोलाई में नाइट्रोजन 14H4Cl लिया गया है जिसमें नाइट्रोजन 14 एक हल्का समस्थानिक है। इस माध्यम में उगाया गया इस्चेरिचिया कोलाई को। उसके बाद इसी सेम को भारी नाइट्रोजन में नाइट्रोजन 15 में उगाया गया 6 पीढ़ियों तक। 6 पीढ़ी के बाद डीएनए निकालकर सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेज से देखा गया। अब हमें हल्का संकर भारी का अनुपात ज्ञात करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिड हैवी का अनुपात देखना है, या लाइट हैवी का, हाइब्रिड हैवी का, लाइट हैवी का, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम इसका प्रोसेस देखेंगे तो हमें यहाँ पर हाइब्रिड और हैवी के अनुपात मिलेंगे 1:31। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्टली आइडेंटिफिकेशन ऑफ P, Q and R इन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल डोग्मा गिवन बिलो। कह रहा है ये सेंट्रल डोग्मा है, P, Q, R की सही पहचान करिए। ठीक है, आ जाओ भाई, सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा बनाते हैं। हमें पता है सेंट्रल डोग्मा फ्रांसिस क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, और इस वैज्ञानिक ने कहा था कि मॉलिक्यूलर लेवल पर हमारी बॉडी में सारी चीजें इसी लाइन में चलती हैं। ठीक है, तो
सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनता है, जिस प्रोसेस को बोला गया था डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अब यहां ध्यान से देखो, यहां देखो डीएनए से डीएनए बन रहा है, देखो सीधे ऊपर डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो यहाँ ये जो प्रोसेस है दिस इज रेप्लिकेशन। ठीक है, अब डीएनए से क्या बन रहा है, ये क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंड है और सिंगल स्ट्रैंड में हमारा क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये जो क्यू वाला पोर्शन है, क्यू वाला पोर्शन इज ट्रांसक्रिप्शन। तो पी इज ट्रांसक्रिप्शन, क्यू हमारा एमआरएनए है, क्यू से प्रोटीन बन रहा है, यानी आर इज ट्रांसलेशन। ये जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे डी इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग जीन ऑफ द लैकोपेरॉन लिस्टेड इन कॉलम ए विथ देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट लिस्टेड इन कॉलम बी। ए और बी के हिसाब से स्तंभ को मैच कराइए। जीन और उनके प्रोडक्ट दे रखे हैं, किसके लिए बोल रहा है, लैकोपेरॉन के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप मैच करोगे लैकोपेरॉन के लिए तो यहाँ सी आपका सही जवाब होकर के आएगा। यानी अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में ए वाले पोर्शन में थर्ड कॉलम सही है। ठीक है, ए वाले पोर्शन का थर्ड अगर देखा जाए तो आई जीन हमेशा क्या होते हैं, रिप्रेसर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर बनाया है बी का फर्स्ट। ठीक है, तो बी में क्या होते हैं, जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाते हैं। फिर सी का फोर्थ, सी वाले हमेशा ए जीन जो होते हैं वो ट्रांस एसिटाइलेज बनाते हैं, और बचा वाई जो कि सेकेंड लैक परमिएज पर जाएगा। अगर हम चेक कर ले तो डी का सेकेंड हो जाएगा, तो डी का सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए फ्रेगमेंट हैज 2000 nucleotide out of which 1440 are adenine. How many bases does this DNA segment possesses that have triple hydrogen bond between them? कह रहा है 2000 न्यूक्लियोटाइड है डीएनए में, 140 एडिनिन है। अच्छा ओके, 140 एडिनिन है या 1440 एडिनिन है, 140 है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, 140 एडिनिन है। ठीक है, 140। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 1440 में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 140 एडिनिन है, तो हमें यहाँ पर बताइए कि डीएनए में कितने क्षारक है जिनके बीच 3 बॉन्ड है। हमें पता है एडिनिन से थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड है, गुआनिन से साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड है। यानी अगर हम गुआनिन भी पता कर लेंगे तो हमें साइटोसिन अपने आप पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें पता है एडिनिन 140 है। ठीक है, क्योंकि A बराबर ऑलवेज T, तो एडिनिन अगर 140 है तो थाइमिन भी 140 होगा। ठीक है, तो क्यों ना हम एडिनिन और थाइमिन को जोड़ ले। एडिनिन और थाइमिन को जोड़ेंगे 140 प्लस 140 तो ये आएगा 280। ठीक है, अगर हम इस एडिनिन थाइमिन को टोटल न्यूक्लियोटाइड से माइनस कर देंगे तो 1720 आएगा, और 1720 हमारा किसका अमाउंट है, गुआनिन प्लस साइटोसिन का। ठीक है, गुआनिन प्लस साइटोसिन का। तो गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इन दोनों का जो मात्रा है वो क्या होता है, 1720। इस 1720 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ओनली गुआनिन का परसेंटेज आ जाएगा विच इज इक्वल टू साइटोसिन। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ, अच्छा इसका करेक्ट आंसर तो मैंने लिखा ही नहीं, 1720। ठीक है, ओके, which is the, यही क्वेश्चन था, yes, कह रहा है which is the smallest part of DNA molecule that can be changed by a point mutation। कह रहा है बिंदु परिवर्तन द्वारा डीएनए अणु का सबसे छोटा क्या भाग बदल सकते हैं। हम सभी को पता है न्यूक्लियोटाइड, सबसे छोटा भाग न्यूक्लियोटाइड बदल सकते हैं किससे, पॉइंट म्यूटेशन से, तभी तो सिकल सेल एनीमिया जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। कह रहे the sequence of nitrogenous bases in a segment of a coding strand of DNA is 5 prime।
AATGCTAGGCAC3'. Choose the option that shows the correct sequence of nitrogenous base in mRNA transcribed by DNA. कह रहा है एक स्ट्रैंड दे रखा है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक, ठीक है, और इस स्ट्रैंड का हमें mRNA बनाना है डीएनए स्ट्रैंड से। हमें बताइए सही अनुक्रम क्या होगा इसका, ठीक है। जब आप ध्यान से देखोगे तो साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है दीज स्ट्रैंड आर कोडिंग स्ट्रैंड। हमें पता है कोडिंग स्ट्रैंड से कुछ भी नहीं बनता है mRNA में, लेकिन अगर हम इसके नाइट्रोजनस बेसिस की mRNA ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो सिंपल सा सिर्फ चेंज होगा, थाइमीन की जगह पर यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम ए की बात करें तो सेम ए रहेगा, टी की जगह यू हो जाएगा, जी सी सेम रहेगा, टी की जगह पर यू हो जाएगा, बाकी सेम हो जाएगा और सीक्वेंस भी सेम रहेगा, यानी इस क्वेश्चन के लिए बी इज द करेक्ट आंसर। द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इन द न्यूक्लियोटाइड इज बिटवीन, कह रहा है डीएनए के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बंध किस में होता है न्यूक्लियोटाइड्स में, फॉस्फेट ग्रुप एंड OH ऑफ 3 प्राइम C ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट समूह और एक न्यूक्लियोसाइड के 3 प्राइम कार्बन के OH के बीच, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ OH ऑफ 5 प्राइम कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट समूह और न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम कार्बन के OH के बीच, या फिर फॉस्फेट ग्रुप एंड H ऑफ 3 प्राइम C ऑफ न्यूक्लियोसाइड, या समूह या फॉस्फेट समूह और एक न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम C के H के बीच, या फॉस्फेट समूह एंड H ऑफ 5 प्राइम C ऑफ न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट समूह और एक न्यूक्लियोसाइड 5 प्राइम C के H के बीच। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो हमें हमेशा देखने को मिलेगा वो हमें हमेशा फॉस्फेट ग्रुप और OH ऑफ 5 प्राइम C ऑफ कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड में देखने को मिलता है, हमेशा याद रखना, यहीं पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। कह रहे कॉलम दे रखा है, कॉलम 1 और 2, इन कॉलम को मैच कराना है, ठीक है, चलिए मैच कराते हैं। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 और यहाँ पर दे रखा है कौन सा आरएनए यहाँ पर ये बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो पॉलीमरेज 1 है ना, पॉलीमरेज 1 जो होगा वो क्या बनाएगा, पॉलीमरेज 1 इज 18S rRNA, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। पॉलीमरेज 2 जो होगा आरएनए पॉलीमरेज 2 शायद HNRNA, एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 यानी C हमारा SNRNA है। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ए का पहला, ठीक है, B का तीसरा, ठीक है, C का दूसरा, ओके। तो D इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर गाइज, इसको टिक कर लेंगे। अगेन यहाँ पर दिखाया गया है एक इंफॉर्मेशन जिसमें अमीनो एसिड सेलेक्ट करना है जो कि अटैच्ड है ना, अटैच्ड है 3 प्राइम एंड ऑफ tRNA पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन बीइंग ट्रांसक्राइब्ड एज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस TAC। कह रहे TAC हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, इसके लिए अगर हम कोडिंग देखने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, है ना, ट्रांसक्राइब्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दे रखा है, इसके लिए कोडिंग पूछ रहा है कि tRNA कोडिंग क्या होगा, ठीक है। तो tRNA इज ऑलवेज एंटी कोडॉन, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखा है, हमको साफ साफ यहाँ लग रहा है TAC है, ठीक है। TAC की बात करें तो थाइमीन यूरेसिल से हो जाएगा, एडिनिन थाइमीन से एडिनिन से ही रहेगा, ठीक है, और साइटोसिन से ही रहेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या बन जाएगा, टाइरोसिन, है ना, टाइरोसिन यहाँ पर सही जवाब होगा, ओके। तो हिंदी में भी सेम यही है, अनुवादन की प्रक्रिया के दौरान tRNA के 3 सिरे से जुड़े अमीनो अम्ल का चयन करने के लिए दी गई जानकारी का उपयोग करें। यदि प्रतिरेखित हो रहे संरचनात्मक जीन में कोडिंग स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम TAC है तो इसके लिए tRNA के 3 प्राइम से जुड़े अमीनो अम्ल होंगे टाइरोसिन, विच इज UAC। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, वन इज असर्शन एंड अदर इज रीजन। 4 ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्टली एक्सप्लेन्ड, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड इज reason is not correctly explained, assertion is true and reason is false and assertion is false, reason is true। अगर देखें तो 2 कथन है, अभिकथन और कारण।
चार ऑप्शन है, कह रहा है कि अभिकथन कारण सत्य है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, अभिकथन कारण दोनों सत्य है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, अभिकथन सत्य है कारण असत्य है, अभिकथन असत्य है या कारण सत्य है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। कह रहा है राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होता है सेल के। रीजन कह रहा है इट इज ट्रांसलेटेड विद द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 3। कह रहा है कि यह एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 3 के साथ अनुवादित होता है। अब ध्यान से देखना, ये तो हमें सबको पता है कि राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस रीजन में बनता है, जो कि न्यूक्लियस के ही अंदर है। तो ये तो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो सही है ना, एक असर्शन। लेकिन रीजन गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ये मोस्टली आरएनए को सिंथेसाइज करता है। ओनली 5s आरएनए सिंथेसाइज बाय आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, तो रीजन इज गलत एंड असर्शन इज सही। तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक मार्क करेंगे। दूसरा असर्शन रीजन में कह रहा है आरएनए इज अनस्टेबल एंड कैन म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। कह रहा है आरएनए अनस्टेबल होते हैं, बहुत तेजी से म्यूटेशन कर सकते हैं। रीजन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ 2' OH ग्रुप इन एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए मेक इट लाइबल एंड इजिली डिग्रेडेबल। कह रहा है क्योंकि यहाँ पर 2' रीजन पर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं आरएनए में, और यही इसको बहुत ही लाइबल और इजिली डिग्रेड करने वाला बना देते हैं। ठीक है, क्या ये सही है? एकदम सही बात है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि आरएनए लेस स्टेबल होते हैं डीएनए की अपेक्षा, और ये रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ज्यादा चांसेस है कि एरर देते। रीजन ये इस वजह से है क्योंकि 2' पर OH ग्रुप है, और ये प्रेसिपिटेट हो जाता है हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन में, और यहाँ पर इसी वजह से आरएनए जो है इसका डिग्रेडेशन होना ज्यादा इजी हो जाता है, और स्पेशली ये अल्कलाइन कंडीशन में ऐसा दर्शाते हैं। यही इसी वजह से ये लेस स्टेबल होते हैं। दोनों ही सही, जस्टिफाइड। असर्शन कह रहा है अगले क्वेश्चन में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स इन यूकैरियोट्स आर सब्जेक्टेड टू स्प्लाइसिंग टू रिमूव द इंट्रॉन्स। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स contain both exon and introns and the introns are non-functional in eukaryotes. यूकैरियोट्स के प्राथमिक प्रतिलेखों को इंट्रॉन हटाने के लिए स्प्लाइसिंग के अधीन किया जाता है। प्राथमिक प्रतिलेखों में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं, और इंट्रॉन यूकैरियोट में गैर क्रियात्मक होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये सही बात है कि प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स इन यूकैरियोट दोनों एक्सॉन और इंट्रॉन कंटेन करते हैं, और इंट्रॉन जो होते हैं ये स्प्लाइसिंग प्रोसेस से रिमूव हो जाते हैं। रीजन इस वजह से क्योंकि इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग, नॉन फंक्शनल यूकैरियोट्स में होते हैं, विच इज व्हाई दे आर रिमूव्ड ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एसोसिएशन रीजन अगला क्वेश्चन कह रहा है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो साइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूअल पर्पस, दे एक्ट एज प्रूफ रीडर्स एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी। अरे यहाँ ध्यान से देखो, इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि जब हम रेप्लिकेशन की प्रोसेस देखते हैं तो उसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड 2 रोल निभाता है, तो इसका ड्यूअल पर्पस तो है, लेकिन क्या ये प्रूफ रीडर या प्रोवाइड करते हैं एनर्जी? तो यहाँ रीजन तो फॉल्स है भाई, एसोसिएशन ट्रू है, रीजन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज डीजेनरेसी, सम एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। यानी आनुवांशिक कोड एक अपभ्रष्टता गुण दर्शाता है, कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडान द्वारा कोडेड किए जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, एक तरफ तो कह रहा है भाई ये डीजेनरेसी दर्शा रहा है, और एक तरफ कह रहा है कि ये एक से ज्यादा मोर देन 1 कोडॉन कुछ अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, दोनों ही बात सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का करेक्टली एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो इस तरीके से है कि वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोडॉन इज डीजेनरेसी, बिल्कुल करेक्ट बात है, और इसमें से कुछ अमीनो एसिड कोडेड होते हैं मोर देन 1 कोडॉन से, जो इसका एक स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कह सकते कि हर अमीनो एसिड के लिए एक ही कोड है ना। कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो एक से ज्यादा कोडॉन से कोड किए जाते हैं, इस वजह से दोनों जस्टिफिकेशन में भी काम आ रहे हैं। तो एसोसिएशन एंड रीजन दोनों ही सही है, और दोनों एक दूसरे का करेक्टली एक्सप्लेनेशन भी है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज अ सैंपल ऑफ नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाज फाउंड टू हैव थाइमीन कंटेंट ऑफ 27%। कह रहे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 27% थाइमीन है। हमें बताइए कि गुआनीन
का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 23, 32, 36 एंड 73। ध्यान से सुनो, हमें पता है थाइमीन इज 27%, जितना थाइमीन उतना एडिनिन, तो एडिनिन भी 27% आएगा। ठीक है, चलो भाई जोड़ लेते हैं इन दोनों के परसेंटेज को, एडिनिन प्लस थाइमीन हमारा 54% आएगा। ठीक है, अब टोटल 100% में से अगर हम 54% माइनस कर दे तो ये अप्रोक्स हमारे क्या आ जाएंगे, गुआनिन प्लस साइटोसिन के कंटेंट, और ये आते हैं करीब 46%। ठीक है, अब अगर G प्लस C इज इक्वल टू 46%, तो यहाँ अगर हम 46/2 कर दे तो गुआनिन का परसेंटेज 23% निकल कर आ जाएगा, और इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर आते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कह रहा है नेम एंड राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, मेंशन एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक। बिल्कुल थियरी वाली बात है, डीएनए को उस प्रकार का नाम बताइए और विशेषता लिखिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का आधार बनाता है, और इसके 2 अनुप्रयोग भी बताइए। सबसे पहली बात, एकदम थियरी ध्यान से समझना, यही लिखना है। कह रहा है द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरीज। एलेक्स जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को बनाया था। ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब that shows very high degree of polymorphism. It was called as variable number of tandem repeat, VNTR. इन्होंने सैटेलाइट डीएनए यूज किया था एज अ प्रोब, जिसमें बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, और इसे इन्होंने VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट कहा था। VNTR एक बिलोंग करता है क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए से, जो रेफर्ड करते हैं एज मिनी सैटेलाइट। स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज्ड टेंडेमली in many copy number. The copy number varies from chromosome to chromosome in an individual. The number of repeated show very high degree of polymorphism. यानी इस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म भी देखा था कि VNTR सैटेलाइट डीएनए में बिलोंग करते हैं क्लास से जहां पर बहुत ही छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं। छोटे डीएनए सीक्वेंस को इन्होंने अरेंज किया बहुत सारे कॉपी नंबर्स में। ये कॉपी नंबर्स जो है वो वेरी करते थे क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम किसी भी इंडिविजुअल में, और अगर नंबर रिपीटेड है तो इसका मतलब है हाई डिग्री है पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, इसके 2 एप्लीकेशंस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। सबसे पहला फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन, एसटीआर एनालिसिस इज यूज्ड टू, है ना, यूज्ड टू या यूज्ड इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टू मैच डीएनए सैंपल्स फ्रॉम सस्पेक्ट विथ दोज फाउंड एट क्राइम सीन। यानी कि ये जो प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, इस प्रोसेस में हम फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें हम जहां पर भी क्राइम हुआ है उस सीन पर डीएनए सैंपल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगेन, पैटर्निटी एंड रिलेशनशिप टेस्टिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से हम बायोलॉजिकल रिलेशनशिप और पैटर्निटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये इसके 2 एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन गिवन बिलो शोज अ डीएनए स्ट्रैंड एंड 2 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन इन द डीएनए स्ट्रैंड। कह रहा है डीएनए की एक कड़ी दे रखी है, इसमें 2 तरीके का म्यूटेशन है। ये देखो डीएनए का ओरिजिनल टेम्पलेट दे रखा है, दिस इज ओरिजिनल टेम्पलेट। AUG से मेट बना है ना, GCG से GLN बना है, ACA से THR, UCU से SER, UAG से क्या है, स्टॉप कोडॉन आ गया है यहाँ पे, तो ये बंद हो गया है प्रोसेस होना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, म्यूटेशन नंबर 1, म्यूटेशन नंबर 2, AUG सिमिलर, ठीक है, CAG, लेकिन यहाँ पर C की जगह पर क्या हो गया है, A आ गया है। ठीक है, ACA एकदम सिमिलर, UCU एकदम सिमिलर, UAG एकदम सिमिलर। यहाँ पर C साइटोसिन की जगह पर एडेनिन आ गया म्यूटेशन नंबर 1 में। म्यूटेशन नंबर 2 देखो, म्यूटेशन नंबर 2 में AUG एज इट इज, ठीक है, AGA
यहाँ ध्यान से देखोगे तो AGA आ गया है, होना चाहिए था क्या CAG, तो ये क्या आ गया है AGA। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया है AGA, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ खिसक गए हैं और ACA होना चाहिए था, तो यहाँ पर CAU हो गया है। ठीक है, और फिर UCU होना चाहिए था, तो फिर ये आगे खिसक कर CUU हो गए हैं और यहाँ पर एक खाली ब्लैंक हो गया है और ये दो यहाँ पर AG ही होकर आए हैं और ये ब्लैंक खाली चला गया है। इस तरीके से अगर हम देखें तो क्या एक में हमें पॉइंट म्यूटेशन और दूसरे में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं दिख रहा है ना? तो हमें आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ म्यूटेशन 1 और 2 में, विच ऑफ द अबव म्यूटेशन इज मोर हार्मफुल, इसमें से सबसे खतरनाक म्यूटेशन कौन सा है? हमें पता है कि पहला इज पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा इज फ्रेम शिफ्ट। हमने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट वाले में हमारा पॉइंट म्यूटेशन है, देखो पॉइंट एक जगह पर म्यूटेशन है, और दूसरे में पूरा का पूरा सीक्वेंस गायब है, तो हम क्या कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। अगर देखा जाए तो 2 as more codons are affected, क्योंकि सेकेंड में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में ज्यादा कोडॉन अफेक्ट हुए हैं, तो ये एक्सट्रीमली लाइकली टू लीड टू लार्ज स्केल चेंजेस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड लेंथ एंड केमिकल कंपोजिशन, रिजल्ट इन नॉन फंक्शनल प्रोटीन दैट often disrupt the biochemical process of a cell. Incorrect amino acid are inserted. Often premature termination occurs when a nonsense codon is read. Frame shift have a very severe phenotypic effect. कह रहा है और टोटल कि पहले में तो पॉइंट म्यूटेशन है, दूसरे में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। क्योंकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में ज्यादा कोडॉन अफेक्टेड हुए हैं, तो ज्यादा कोडॉन अफेक्ट होने से पॉलीपेप्टाइड लेंथ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन जो होगी वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन जाएगा, जिसकी वजह से बायोकेमिकल प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगा। हो सकता है इनकरेक्ट तरीके का प्रोटीन बन जाए, जिससे कि पूरा का पूरा जो नेचर होगा किसी बायोकेमिकल प्रोसेस का वो चेंज हो जाएगा। इसी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ mRNA स्ट्रैंड। नीचे mRNA की एक स्ट्रैंड है, इसको देखा गया है, बताया गया है 5 प्राइम से 3 प्राइम mRNA पूरा सीक्वेंस दिया गया है। कह रहा है इन द अबव सीक्वेंस आइडेंटिफाई द ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA। mRNA का ट्रांसलेशन यूनिट बताइए। व्हाट आर UTRs फाउंड एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। UTR क्या है और इसका सिग्निफिकेंस बताइए। यानी उपरोक्त अनुक्रम में mRNA के अनुवादक इकाई बताइए, UTR कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या महत्व है। ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA, व्हाट इज ट्रांसलेशन, हमें पता है जो mRNA है, इस mRNA से अब हमें क्या बनाना है, प्रोटीन। ठीक है, कह रहा है प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसलेशन प्रक्रिया करने के लिए ये जो mRNA का स्ट्रैंड होगा, यहाँ पर एक यूनिट तय होगी जिसे ट्रांसलेशन यूनिट कहेंगे, वहीं से प्रोटीन बनने का प्रोसेस शुरू होगा। ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA, ये RNA का ही सीक्वेंस होता है, दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन। किससे शुरू होगा, स्टार्ट कोडॉन से, एंड द स्टॉप कोडॉन एंड कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड। स्टार्ट कोडॉन और यहाँ पे स्टॉप कोडॉन भी होंगे और ये कोड करेंगे पॉलीपेप्टाइड को एज AUGAUCUCGUAA। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये शुरू होंगे AUG से। ठीक है, ये AUG से शुरू होंगे इस तरीके से, यहाँ से AUG से शुरू होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो सीक्वेंस लिखा गया है AUG AUCU AUG AUCU, फिर क्या दिया गया है AUCU CGUAA CGUAA। ठीक है, तो इस तरीके से इनका क्या होगा, सीक्वेंस आगे बढ़ेगा और बाद में जब स्टॉप कोडॉन आएंगे तो स्टॉप कोडॉन जैसे UAA आया हुआ है ना, स्टॉप कोडॉन इज UAA। देखो UAA आते ही, स्टॉप कोडॉन आते ही प्रोटीन सिंथेसिस का काम वहां पर रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम एबव सीक्वेंस में ट्रांसलेशन यूनिट आइडेंटिफाई करके यहाँ पर आपको आंसर बता दिया है। कह रहा है अनट्रांसलेटेड रीजन जो है UTR जो है, ये
प्रेजेंट होंगे 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड पर, और ये रिक्वायर्ड होते हैं इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। 5 प्राइम एंड पर ये बिफोर स्टार्ट कोडॉन शुरू होते हैं, 3 प्राइम एंड पर ये आफ्टर स्टार्ट कोडॉन पाए जाते हैं, और ये इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए जरूरी है, जिसे हम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, विच इज यूटीआर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द बेस एडेनिन constitute 31% is isolated DNA fragment, then write what will be the expected percentage of the base cytosine in it. Explain how did you arrive at the आंसर गिवन। अब यहाँ पर कह रहा है डीएनए खंड में एडेनिन 31% है, तो साइटोसिन का आंसर हमें बताना है। वेरी इजी, अगेन हम बता रहे हैं, एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन। एडेनिन 31% है तो थाइमिन भी 31% होगा, ठीक है। कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू 2 देन जाहिर सी बात है जी इज इक्वल टू ऑलवेज सी। हमने कैलकुलेट करना है साइटोसिन का परसेंटेज, तो सबसे पहले एडेनिन 31% दे रखा है, क्योंकि ए और टी हमेशा बराबर होते हैं, तो थाइमिन ऑल्सो 31%। इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी ए प्लस टी को कलेक्टिवली ऐड कर देंगे, 31 प्लस 31 विच इज 62%, ठीक है। अब स्टेप 3 पर आएंगे, हमें पता है रिमेनिंग जो होगा वो जी प्लस सी होगा, ठीक है। तो 100 में से अगर मैं 62% माइनस कर दूं तो ये अप्रोक्स आएंगे 38%, और 38 में हमारा गुआनिन प्लस साइटोसिन दोनों है, ठीक है। और अगर इस 38% को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो उसमें से हमें गुआनिन का परसेंटेज आ जाएगा, विच इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन परसेंटेज। ओके तो यहाँ पर अगर हम 38% की बात कर रहे हैं तो 38% हमें गुआनिन और साइटोसिन का परसेंटेज दे रखा है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें 38% को, तो वो आएगा 19%, जो हमें गुआनिन का परसेंटेज देगा, विच इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन परसेंटेज। तो 19% हमारा साइटोसिन का परसेंटेज इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे ही कैलकुलेट करके क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए हैं। अगला जो पार्ट इस चैप्टर का आएगा, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है ये, तो उसमें हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराकर खत्म करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, थैंक यू सो मच।